चालू दिन नमस्कार, सभी को नमस्कार। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा जो नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, लंबे इंतजार और गहन विमर्श के तदुपरांत इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक व्याख्यानमाला श्रृंखला का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 8 अगस्त 2020 से 13 अगस्त 2020 तक चलेगा। इस व्याख्यान श्रृंखला में कुल 6 व्याख्यान होने वाले हैं और इन 6 व्याख्यानों में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसके सभी आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। प्रतिदिन शाम को 7 बजे यह व्याख्यान का जीवंत प्रसारण होगा। इस व्याख्यान का आज के इस व्याख्यान के उद्घाटन वक्तव्य के लिए आज का जो पहला व्याख्यान है, जिसका विषय है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समग्र स्वरूप पर बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई सुझावों और लगभग दशकों तक अपने अनुभवों के द्वारा शिक्षा नीति के क्षेत्र में कार्य करने वाले और एक जीवंत सुझाव देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री अतुल कोठारी जी आज शिक्षा की समग्र नीति पर अपने विचार रखेंगे और हम सब सुने। और व्याख्यान के अंत में अपने प्रश्नों को भी आप साझा कर सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी बातचीत होगी। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आपके इस उद्घाटन वक्तव्य के लिए अपने आदरणीय अतुल भाई कोठारी जी को। मित्र राजेश्वर और इस ऑनलाइन व्याख्यान से जुड़े हुए सभी विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, सम्मानीय नागरिक गण, माताएं बहनें, आप सभी का इस 6 दिवसीय व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पिछले कुछ दिनों से जब से नई शिक्षा नीति आई तब से इसकी देश भर में एक व्यापक चर्चा चिंतन चल रहा है। तो मेरे पास अपने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के विभिन्न कार्यकर्ताओं के पास अपने केंद्रीय कार्यालय में कई लोगों के फोन आए, कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की, निवेदन किया कि इस कार्यशाला, इस विषय पर न्यास के द्वारा एक व्याख्यान माला का आयोजन होना चाहिए, जिससे नीति को अधिक स्पष्टता से समझने में सुविधा होगी। इस दृष्टि से फिर सभी न्यास के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विचार किया और आज से इस व्याख्यान माला का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। ये शिक्षा नीति देश में जो आई है तो हम शिक्षा जगत के लोगों को विशेष करके एक आनंद का उत्सव है ये, क्योंकि देश में 34 साल के बाद, आफ्टर 34 ईयर्स, ये पॉलिसी नीति आई है। सबसे पहली शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। सेकंड पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी और उसके बाद ये स्वतंत्र भारत में तीसरी नीति आ रही है। वैसे शिक्षा नीति का अगर विचार करें संवैधानिक दृष्टि से तो इस नीति का वैधानिक दर्जा कोई नहीं होता है, परंतु देश में इस नीति के बारे में बहुत बड़ी जिज्ञासा लोगों में होती है और बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी होती है देश की, क्योंकि किसी भी देश का नींव है जो वो शिक्षा होती है और इसको वैधानिक दर्जा न होने के बावजूद भी इस नीति के आधार पर देश की शिक्षा व्यवस्था का निर्माण होता है, आगे उसमें इस प्रकार का परिवर्तन होता है, नई बातें जोड़ी जाती है, तो ये सारी बातें फिर देशव्यापी आगे बढ़ती है। तो इस दृष्टि से इस नीति का देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और न्यास का एक ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। तो शिक्षा बदलने में इस नीति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस दृष्टि से ये नीति पर देशव्यापी व्यापक चर्चा चिंतन चल रहा है। उसी चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए, नीति को अधिक समझने के लिए, जानने के लिए
इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यानमाला में 6 विषय दिए गए हैं जो आप सबके संज्ञान में है। 6 दिन 6 विषय रहेंगे। हर दिन सिर्फ व्याख्यान नहीं होंगे, व्याख्यान कुछ समय के लिए होगा और बाद में प्रश्नोत्तर भी होगा, जिससे आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आपको कोई बात की स्पष्टता चाहिए, तो उसका स्पष्टीकरण का प्रश्नोत्तर में प्रयास किया जाएगा। 6 दिन का जो क्रम रहेगा मैं आपको बताता हूँ। आज एक नीति की एक प्रस्तावना, एक भूमिका के रूप में आज मैं विषय प्रस्तुत करूंगा समग्रता से। कल विद्यालय शिक्षा पर विषय प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और जो न्यास के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है प्रिंसिपल देशराज शर्मा जी, जिनकी विशेषज्ञता है विद्यालय शिक्षा पर, जिन्होंने अपने जीवन में प्रयोग किए, अपने विद्यालय में प्रयोग किए और साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष भी बहुत अच्छा उनका मजबूत है, ऐसे एक विशेष वक्ता कल अपने सामने रहेंगे। ये सब विषय आपके सामने आज इसलिए कह रहा हूं कि आपसे प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि विद्यालय शिक्षा कल चर्चा है तो आप विद्यालय शिक्षा का कल तक अध्ययन कर लिए, अधिक किया भी होगा अनेक लोगों ने, लेकिन गहराई से अध्ययन करके कुछ विषय चिन्हित किया और उस पर फिर आप प्रश्नोत्तर चर्चा भी कर सकते हैं। और अध्ययन ठीक से हो गया तो कल जो विषय प्रस्तुतिकरण होगा वो भी समझने में अधिक सुविधा होगी। तो हर विषय के बारे में इस प्रकार का विचार होना चाहिए। फिर दूसरे दिन विषय है विद्यालय शिक्षा के बाद वो उच्च शिक्षा रहेगा। तो डॉक्टर पंकज मित्तल जी विश्वविद्यालय संघ की अध्यक्ष महासचिव है, जिसको एआईयू कहते हैं, उसकी मेंबर सेक्रेटरी है, वो उनका उद्बोधन होगा। इसके बाद फिर भाषा पर होगा, क्योंकि भाषा शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो भाषा पर भाषा के बड़े विद्वान, ऐसे संस्कृत के भी मूर्धन्य विद्वान है प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी, इसका होगा। इसके साथ साथ फिर चौथे दिन ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग और विभिन्न प्रकार के नियामक संस्थान, रेगुलेशन की बात, ये सारी बातें भी इसमें होगी। और अंतिम दिन थोड़ा खुला सेशन रहेगा, इसमें जो जो विषय कोई बाकी रहे होंगे तो उस विषय पर भी कुछ चर्चा हम करेंगे, प्रश्न कुछ बाकी रहे होंगे तो इस पर भी प्रकाश डालेंगे, और फिर आगे हमने क्या करना है इस नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से, फॉलोअप की दृष्टि से, इस प्रकार के विषयों पर ये व्याख्यानमाला का क्रम रहेगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की बात करें तो जब से ये शिक्षा नीति की बात चली देश में, लगभग मुझे लगता है कि 5.5 साल से अधिक समय हो गया इस नीति की चर्चा को। तो जब पहली बार नीति प्रस्तुत की गई तो उस समय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने देश भर में लगभग 35 सेमिनार, संगोष्ठियों का आयोजन किया और 5000 से अधिक शिक्षाविद, शिक्षक, प्रोफेसर, विद्यार्थी, ऐसे लोग सभी सम्मिलित हुए और उन लोगों ने जो जो सुझाव दिए, वो सुझाव के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके तत्कालीन जो सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, वो माननीय सुब्रमण्यम जी को मिलकर उनके साथ अपनी एक समिति ग्रुप गया था और विस्तृत 1.5 घंटे चर्चा विमर्श करके उनको सारे सुझाव सुपुर्द किए गए थे। इसके बाद फिर कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, तो कस्तूरी रंगन कमेटी को भी इसी प्रकार के सुझाव न्यास के द्वारा दिए गए थे। कस्तूरी रंगन कमेटी बनने के बाद फिर नीति का अंतिम रूप दिया गया और नई सरकार, दूसरी बार जब ये सरकार आई, उसका पहला कार्य ये हुआ और नीति घोषित की गई। तो उसके बाद भी, नीति घोषित करने के बाद भी सरकार ने सुझाव मांगे थे, फिर से हमने सुझाव दिए और इस कस्तूरी रंगन कमेटी के साथ भी हमारा विचार विमर्श हुआ बीच बीच में। तो शिक्षा संस्कृति न्यास इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाती रही है नीति के क्रियान्वयन, नीति के निर्माण में, और हमने समय समय पर इसको सुझाव देने का काम और सारी बातें की है। अभी नीति आने के बाद भी
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने विचार किया कि नीति पर एक व्यापक चर्चा चिंतन देश में होना चाहिए। तो इस दृष्टि से अनेक प्रकार के आज प्रत्यक्ष सेमिनार, सिंपोजिया, संगोष्ठियां संभव नहीं है, परंतु ऑनलाइन संगोष्ठियां, वेबिनार्स आदि आदि का आयोजन करके देश भर में एक इस नीति के बारे में एक विमर्श, एक चिंतन, एक चर्चा, जागरूकता लाने का प्रयास न्यास के द्वारा व्यापक पैमाने पर अभी भी चल रहा है। इसी का एक भाग रूप में इस व्याख्यान माला का आज आयोजन किया गया है। इस नीति की जो बात करें तो ये पहली नीति शायद होगी देश की कि जिसका मूल आधार भारतीयता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय कला, भारतीय भाषाएं, इन सबको इस नीति का आधार बनाया गया है। और आप नीति पूरी पढ़ेंगे तो इसमें बार बार इन सारी बातों का उल्लेख मिलता है। तो हमारे देश की आवश्यकता, जो कल प्रधानमंत्री के उद्बोधन में भी बात आई थी, और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास तो अपने कार्यकाल से शुरुआत से कहता है कि हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार हमारी नीति बननी चाहिए। ये शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के भारत के प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं। यूनेस्को की डेलस कमेटी का जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, तो उनका उत्तर था कि उस देश की संस्कृति और उस देश की प्रगति के अनुरूप होना चाहिए। मैंने एक शब्द इस पे जोड़ा है कि उस देश की संस्कृति, प्रकृति और प्रगति, कल्चर, नेचर एंड डेवलपमेंट के अनुरूप होनी चाहिए। हर देश की शिक्षा नीति वैसी होनी चाहिए, भारत की नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है, इसलिए ये बात आज महत्वपूर्ण हमको लगती है। अन्यथा ये महत्वपूर्ण बात नहीं है बहुत, लेकिन हमारे देश के लिए इसी 73 साल के बाद, आफ्टर 73 इयर्स, इस प्रकार की नीति पहली बार देश के समक्ष आ रही है, इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस नीति के उद्देश्य, एम ऑफ पॉलिसी के बारे में जो कहा गया है, इस नीति का उद्देश्य यह है कि ऐसे नागरिकों का निर्माण करना कि जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से संपूर्ण भारतीय बने हो। ये नीति के उद्देश्य की प्रमुख बात इसमें कही गई है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सालों से अनेक लोग ये मांग करते आए हैं कि मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं होना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए। इस बहुत लंबे समय की बात का, मांग का भी इसमें स्वीकार किया गया है और आगे से ये शिक्षा मंत्रालय का नाम से परिचय होगा। 1986 की जो पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी में नामकरण शिक्षा मंत्रालय पहले था ही, उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा गया था। तो मानव कोई संसाधन नहीं है, मानव तो एक जीवंत है, एक चैतन्य प्राणी है। तो उसके विकास की दृष्टि से विचार होना चाहिए, प्रमुख रूप से शिक्षा की दृष्टि से। कई लोग मुझे पूछते हैं, कई पत्रकार और कई विद्वान लोग भी, कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि मेरा नाम अतुल कोठारी है, तो अतुल नाम है तो कोई इंग्लिश में उसको नॉट कंपेरेबल कहेंगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो नाम बदलने से पहले मानव संसाधन नाम था, इस कारण से दृष्टि भी उस प्रकार की शिक्षा की आती थी। जब शिक्षा की बात आई, मंत्रालय शिक्षा का है, शिक्षा कहते ही शिक्षा का तात्पर्य क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। जब स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया था तो स्वामी जी ने कहा था कि मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास और चरित्र निर्माण, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो मंत्रालय का नाम बदलने से इस नीति में शिक्षा के लक्ष्य को इसी रूप में, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व के समग्र विकास के रूप में ही चिन्हित किया गया है। तो ये भी साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस नीति में हुई है। इस नीति में एक समग्रता की दृष्टि है।
इस नीति में कहे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है पॉलिसी में, यानी समग्रता, सर्वांगीण विकास और एकात्म दृष्टि इसमें है। तो ये जो भारतीय दृष्टि है वो यही भारतीय दृष्टि है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे अनेक महापुरुषों ने, और आदि अनादिकाल से यही बात है। 33 उपनिषद से आप पढ़ेंगे और आज तक अब्दुल कलाम जी तक की बात करेंगे, सबने यही बात अपने अपने शब्दों में की है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बात मूल एक ही है। तो इन सारी बातों को लेकर ये सभी जो हमारे ग्रंथों में, हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में, हमारे आधुनिक मनीषियों ने, शिक्षाविदों ने, सभी ने इसी का पुनरुच्चार किया है। हमारी पहले की जो कमीशन बने, अनेक कमीशन, इसमें से ये बात आई है, चाहे कोठारी कमीशन हो, मुदलियार आयोग हो, चाहे राधाकृष्ण कमीशन हो, उसमें भी ये बात आई। तो इन सबका भावना है इसमें सम्मिलित करने का भी प्रयास किया गया है। तो इस नीति में एक समग्र दृष्टि सभी प्रकार की दिखती है, यानी बच्चे के जन्म से लेकर उनके पीएचडी तक का विचार किया गया है, यानी शोध कार्य बच्चा करेगा तो ये एक समग्र दृष्टि है। सभी वर्ग के छात्रों के विकास की, उत्थान की बात, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात इसमें की गई है। पाठ्यक्रम पर स्तर पर देखेंगे तो भी समग्रता की दृष्टि है। पहले को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलम, ये तीनों अलग अलग था, इसलिए को-करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसको द्वितीय दर्जे का माना जाता था, इसलिए कोई उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसका मार्क्स की कोई गिनती नहीं होती थी परिणाम में। तो अब ये तीनों को एक स्तर पर लाया गया है, तो ये भी एक समग्रता की दृष्टि है। शैक्षिक संस्थानों की संरचना की बात जो है, स्ट्रक्चरल, आगे मैं इसका थोड़ा उल्लेख करूंगा, उसमें भी समग्रता की दृष्टि का विचार किया गया है। इस नीति में स्थान पर आप देखेंगे स्थानीय बातों को बहुत बल दिया गया है। स्थानीय कला, स्थानीय परंपराएं, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय भाषाएं, इन सबका इसमें उल्लेख बार बार दिखता है। तो स्थानीय, राज्य और राष्ट्र, ये तीनों का समन्वित विचार इस नीति में भी देखने को मिलता है। दूसरी बात की ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ये नीति आधुनिकता की ओर भी आगे ले जाने की बात कर रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग, इसको महत्व देने की बात कही है। साथ साथ ये भी कहा है कि जो हमारी कक्षा की पढ़ाई है, क्लासरूम टीचिंग है, इसका विकल्प ऑनलाइन ही हो सकता है, तो सपोर्टिव ऑनलाइन हो सकता है, आवश्यकता है उसकी भी। आज देखिए कोरोना महामारी के समय हम उसी को आधार बनाकर पढ़ाई जितनी कुछ कर रहे हो कर पा रहे हैं, तो इसको आगे से सिस्टम में लाने का और उसको आगे बढ़ाने की बात साथ साथ कही गई है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि क्लासरूम की पढ़ाई से वंचित बच्चे होंगे, क्योंकि वो तो हमारा मूल आधार है, बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास का केंद्र बिंदु वही है। तो इसलिए उनको भी दरकिनार नहीं करना है, लेकिन दोनों का समन्वित विचार करना है, तो इसमें भी समग्रता की दृष्टि है। और इसी प्रकार मूल्यांकन, इवैल्यूएशन छात्रों का हो, इसमें भी समग्रता की दृष्टि है। तो इस प्रकार ये शिक्षा नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीयता की आधारभूत बात है कि समग्र दृष्टि, तो इसका भी इस नीति में बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया है। विद्यालय शिक्षा की बात करें तो इसकी संरचना, स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। पहले 10+2 हमारा सिस्टम थी, कुछ राज्यों में थोड़ा अलग अलग ढंग से कहती है, 5+5+2 भी कहते थे, लेकिन कुल मिलाकर 10+2 सिस्टम था। तो अभी 5+3+3+4 ये सिस्टम नीति के बाद आगे से आएगा। इसका तात्पर्य क्या है? पहले 5 वर्ष जो है उसमें 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ा गया है। यानी पहले प्राइवेट स्कूलों में ये था, जिसको आज केजी आदि आदि कहते हैं हम, वो था, लेकिन सरकारी सिस्टम में ये बात नहीं थी। तो आगे से ये सरकारी व्यवस्था में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है, और कक्षा 1-2 क्लास 1 और 2 ऐसे मिलाकर 5 साल, और उनका पाठ्यक्रम किसी प्रकार का बनेगा।
कि बच्चों के खेल खेल में सीखे, गतिविधियों के द्वारा सीखे, चित्रों के द्वारा सीखे, इस प्रकार के फॉर्मल पढ़ाई बहुत नहीं होगी, लेकिन बच्चे के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से ये आधारभूत बात होती है। तो इस दृष्टि से बच्चे आनंद से सीखे बातें। इस प्रकार का पाठ्यक्रम के लिए एक समिति गठित की जाएगी, इसकी बात भी इसमें कही गई है। इसके बाद के 3 वर्ष है, उसमें फिर विषयों की पढ़ाई आगे शुरू होगी। 2 भाषाएं तीसरी क्लास के बाद शुरू हो जाएगी। इसके बाद 3 वर्ष आगे 6 से 9, 6 से 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8 क्लास, उसमें वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा, उसको करिकुलम, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम का दर्जा दिया जाएगा। तो बच्चे को कौन से बात, उनकी कौन सी रुचि है, उनमें कौन सी स्किल है, इसको भी चिन्हित इस द्वारा किया जाएगा और बच्चे व्यवसायिक शिक्षा की ओर, प्रैक्टिकल एजुकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ इसके बाद 4 साल जो है 9 to 12 जो 4 वर्ष है, तो आज 11th 12th में जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस है, वो सब नहीं रहेगा, सबके लिए समान होगा। उसमें विषयों की बहुत विविधता रहेगी। जैसे मैंने जो पहले कहा, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारे सब्जेक्ट है। जैसे मान लो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, योग शिक्षा है, संगीत की शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के विषय में से बच्चे जो चाहे वो विषय चुन सकते हैं। साइंस भी बच्चा लेगा, संगीत भी साथ सीख सकता है। कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा साथ साथ पेंटिंग सीख सकता है। आर्ट्स का बच्चा फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है कि बच्चे की रुचि प्रकृति के अनुसार विषय चुनने का उसको अधिकार होगा। एक प्रकार की जो शिक्षा की स्वायत्ता की हम बात करते हैं ना, तो कई बार शिक्षा की स्वायत्ता की हम बात करते, क्या बात आती है, सरकार शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्ता दे, वो तो एक भाग हो गया, लेकिन मात्र वो नहीं है। आप कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट में स्वायत्ता की बहुत व्यापक बात कही गई है। स्वायत्ता यानी क्या, तो स्वायत्ता बच्चों की भी स्वायत्ता होनी चाहिए, शिक्षकों को भी स्वायत्ता होनी चाहिए। तो ये बच्चों की स्वायत्ता की बात कि विषय चुनने का अधिकार बच्चों को मिलेगा, वो उनकी स्वायत्ता मिलेगी। तो इसको भी इसमें आगे जोड़ा गया है। दूसरी बात इसमें भाषा की जो बात है कि संभव है तब तक 5वीं, इससे भी आगे 8वीं तक मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में अथवा बच्चे की घर की भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक, साइंटिफिक अप्रोच है। दुनिया में भाषा संबंधित जितने शोध, अध्ययन, रिसर्च हुए हैं, सबका निष्कर्ष एक ही है कि शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो इसको इसमें समावेश किया गया है। साथ साथ भाषा की दृष्टिकोण से फिर आगे, जैसे मैंने कहा कि त्रिभाषा सूत्र को इसमें स्ट्रेंथन करने की बात भी कही गई है, और संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में जोड़ा गया है। संस्कृत को समृद्ध करने की बात भी इसके साथ साथ की गई है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा की बात करें तो उसकी भी संरचना, स्ट्रक्चर में बदलाव की बात की गई है कि बच्चों की स्वायत्ता की बात, बच्चों के हित की बात, ये भी इसमें आई है कि कोई बालक मान लो कि 1 साल के बाद कुछ कारण से छोड़ना चाहता है पढ़ाई, तो 1 साल के बाद उसको प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट उसका मिलेगा, उसका व्यर्थ नहीं जाएगा अच्छा। 2 साल के बाद छोड़ना चाहता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल के बाद आगे पढ़ाई नहीं करी, 3 साल पूरा हो गया तो उसको डिग्री की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जिसको आगे की पढ़ाई करनी है तो उनको 4 साल का डिग्री कोर्स होगा। चौथा वर्ष को ऑनर्स कहा जाता है, और उसमें रिसर्च का इनपुट भी काफी होगा। तो 4 साल के बाद फिर बच्चा तुरंत रिसर्च में एडमिशन ले सकता है। अभी क्या है, पीजी के बाद रिसर्च करने की बात है, तो 1 साल छात्र का इसमें बचत हो जाएगी, और बाद में पीजी भी उनको करना है तो 1 साल में वो पीजी हो जाएगा।
तो ये एक बदलाव इसमें बड़े स्तर पर एक किया गया है। दूसरी बात है कि मान लो कि 1 साल के बाद किसी ने पढ़ाई छोड़ी, बाद में 5 साल के बाद उनकी सुविधा हो गई और वो फिर पढ़ना चाहता है, तो फर्स्ट ईयर पास करके वो चला गया था, तो उसको सेकंड ईयर में सीधा प्रवेश, यानी कंटिन्यूएशन में होगा उसको। इसी प्रकार एक क्रेडिट बैंक की बात कही गई है, बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी बच्चे कहीं से भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेगा, किसी भी पाठ्यक्रम में पढ़ाई करेगा, तो उसको उनको क्रेडिट दिया जाएगा, वो क्रेडिट उनकी बैंक में जमा होगा और वो क्रेडिट का भविष्य में उपयोग कर सकता है। तो ये भी व्यवस्था साथ साथ इसमें बच्चों के लिए एक और अधिक व्यवस्था की गई है। दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने की बात भी इस शिक्षा व्यवस्था में की गई है कि जिस विश्वविद्यालय को सरकार की अनुमति होगी, वो सामान्य विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन एजुकेशन और दूरस्थ शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आज विश्वविद्यालय के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये अपने क्या अधिकतर यूनिवर्सिटी में है, सभी नहीं लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी में यही परंपरा है, तो उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। एक नई व्यवस्था, नई रचना, उसमें स्वायत्तता को भी साथ साथ जोड़ा गया है कि आगे 15 साल में इसको समाप्त करने की बात है, क्रमबद्ध है। इसलिए इतनी बड़ी व्यवस्था जो 73 साल से, अभी नहीं 73 साल स्वतंत्रता के, इसके पहले से चल रही है, तो एकदम बदल करना मुश्किल है। तो इस कारण से एफिलिएटेड सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और 3000 बच्चों की पढ़ाई हो सके, इस प्रकार के संस्थान, इस प्रकार का क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस, इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी और सर्टिफिकेट देने का अधिकार उनको प्राप्त होगा। और साथ साथ उसको ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की गई है कि शिक्षा संस्थान के स्तर के आधार पर उनको स्वायत्तता देने की बात भी कही गई है। विश्वविद्यालयों के बारे में स्वायत्तता की दृष्टि से कि विश्वविद्यालय में गवर्निंग बॉडी बनेगी, जैसे आज आईआईटी, आईआईएम आदि में है, और फिर कुलपतियों की नियुक्ति का काम वो गवर्निंग बॉडी करेगी। तो सरकार का हस्तक्षेप इसमें कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और गवर्निंग बॉडी फिर पूरा विश्वविद्यालय का संचालन का काम में अपनी भूमिका निभाएगा। आज अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आदि आदि कई प्रकार है। तो उसका अलग अलग ग्रेड, अलग अलग स्तर है सबका, सबको एक स्तर पर लाने की बात भी इसमें कही गई है। दूसरा कि आज कुछ एकल विश्वविद्यालय है, यानी एक सब्जेक्ट के विश्वविद्यालय है, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उनको समाप्त किया जाएगा धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से 2030 की बात कही। और एक समग्रता की दृष्टि होनी चाहिए, जहां सारे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने चाहिए विश्वविद्यालय है, तो वो भी एक समग्रता की बात उसमें जोड़ी गई है। शोध की बात, अपने देश शोध में काफी हम पीछे हैं, तो इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना की बात भी शोध के विकास के लिए की गई है। आज यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, ऐसी अलग अलग उच्च शिक्षा के संस्थान है, तो उसको सबको एक बकेट में लाने के, एक छतरी के नीचे लाने की बात भी कही गई है। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनेगा और उस आयोग के अंतर्गत ये सारी संस्थाएं मर्ज हो जाएगी और इसके अंतर्गत अलग अलग 4 संस्थाएं बनेगी, जो एक एक्रेडिटेशन का काम करेगी, एक अनुदान का काम करेंगे, एक मानक तय करने का एकेडमिक के लिए काम करेंगे। ऐसी 4 संस्थाएं इसके अंतर्गत बनेगी और ये उच्च शिक्षा का फिर वो काम उसके माध्यम से चलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात भी इस पर कही है। भारतीय भाषाओं की दृष्टि से कुछ बातें तो मैंने कही थी बीच बीच में, लेकिन जो ये ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये जब आता है तो प्रश्न उठता है हमारे मन में सबके कि फिर सारी इंग्लिश की बात आ जाएगी। आज ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन यानी इंग्लिश में, ये हमारे यहाँ एक भ्रम बन गया है लोगों के मन में, तो इसको समाप्त करने की बात जरूर है। तो भारतीय भाषाओं में ई लर्निंग के पाठ्यक्रम आएंगे। तात्कालिक रूप में 8 भाषा पर सरकारी स्तर पर काम चल रहा है। क्रमबद्ध रूप से अपनी 8वीं अनुसूची की, शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेजेस, वो सबको भाषाओं में
पाठ्यक्रम ऑनलाइन ई लर्निंग के लिए करिकुलम वगैरह तैयार होगा, ये बात इसमें कही है। राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान की बात भी इसमें साथ साथ कही गई है कि देश में अपनी इतनी भाषाएं हैं और विभिन्न भाषाओं में समृद्ध ज्ञान है, तो ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए, सब भाषाओं को एक दूसरी भाषाओं का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए एक राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान स्थापित करने की भी बात कही है। इसी प्रकार हमारी प्राचीन भाषाएं जो है पाली, प्राकृत, फारसी, इसके राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात भी कही गई है। वैसे पाली और प्राकृत हमारी प्राचीन भाषा है, फारसी तो ईरान से आई हुई भाषा है, लेकिन उस भाषा का हमारे भाषा में काफी शब्दों का उपयोग आदि आदि है, तो इस दृष्टि से ये इस संस्थान बनाने की बात भी साथ साथ इसमें कही गई है। और भाषाओं की दृष्टि से एक सॉफ्टवेयर अपनी अपनी भारतीय भाषाओं में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार करने का इसमें बात की गई है। और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी भारतीय भाषाओं में साथ साथ पाठ्यक्रम बने, आज अंग्रेजी में ही है अधिकतर, तो अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम बने, इसके बारे में भी एक विचार इसमें किया गया है। विश्वविद्यालय के भारतीय भाषाओं के जो विभाग है उसको मजबूत सुदृढ़ करने की, स्ट्रेंथन करने की बात भी इसमें कही गई है। और 8वीं अनुसूची जो है हमारी, इनकी 22 भाषाएं हैं, उसकी नई अकादमियां बनाने की बात भी इसमें कही गई है। साथ साथ मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, इस पर भी एक समग्रता की दृष्टि का विचार किया गया है कि आज रटन प्रक्रिया के द्वारा ही हमारी बातें चल रही है सारी। बच्चा रटन प्रक्रिया से 90-95% मार्क तो ले सकता है, लेकिन भविष्य में सफल कैसे होगा, ये प्रश्न होता है। तो बोर्ड की एग्जाम आज बड़ा टेंशन अपने बच्चों के लिए होता है, 10th और 12th, 3rd, 5th और 8th ये स्थानीय परीक्षाएं होगी, लेकिन 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा होगी, लेकिन उसको काफी लचीला और थोड़ा हल्का बनाया जाएगा। इसके बारे में एक समिति बनेगी और इस पर ये विचार करेगी। और अभी लगभग अधिकतर राज्यों में बोर्ड की परीक्षा एग्जाम एक बार होती है, तो आगे से वो 2 बार करने की बात भी इसमें साथ साथ कही है। बच्चों का सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा से मूल्यांकन नहीं होता है, सही मूल्यांकन, इसलिए बच्चों का एक, इसको अंग्रेजी में 360 डिग्री कहते हैं, इस प्रकार इवैल्यूएशन की बात भी की है कि बच्चों का मूल्यांकन स्वयं बालक अपना मूल्यांकन करेगा, उसके साथी छात्र है वो उनका मूल्यांकन करेगा और उनके शिक्षक उनका मूल्यांकन करेगा। ये 3 बात कही गई है, लेकिन चौथी बात मैं मेरी ओर से जोड़ रहा हूं कि होनी चाहिए कि बालक के अभिभावक, पेरेंट्स भी उनका मूल्यांकन साथ साथ करें। तो ये मूल्यांकन की बात इस प्रकार कही गई। और वो मूल्यांकन के आधार क्या रहेगा कि बच्चों ने किस परियोजनाओं पर काम किया है, बच्चों ने प्रश्नोत्तरी के आधार पर उनका होगा, समूह कार्य का बच्चों का कैसा रहता है, प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन होगा। तो इस प्रकार का एक समग्र मूल्यांकन की बात भी साथ साथ उसमें मूल्यांकन की दृष्टि से कही गई है। किसी भी बात में आर्थिक पक्ष तो जुड़ता ही है, तो कोठारी आयोग ने 68 में, क्षमा करिए 64-66 दरमियान कोठारी आयोग बना था, तब उन्होंने अनुशंसा की थी और हमारी 68 पॉलिसी, पहली पॉलिसी आई थी, उसमें जीडीपी का 6% यानी सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात की, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, लगभग 4.37% अभी है, तो इसको 6% तक ले जाने की बात भी इसमें की गई है। निजी संस्थान शुल्क में मनमानी न कर सके, फीस में वसूली में, इसकी भी व्यवस्था इसमें साथ साथ की गई है। और निजी संस्थान है वो गैर लाभकारी संस्थान इस रूप में पहचाने जाएंगे, ये भी एक बात की गई है। उच्च शिक्षा के स्तर पर एमफिल को बंद करने की बात भी एक साथ साथ कही गई है। डिजिटल की बात की तो आधारभूत डिजिटल, बेसिक डिजिटल स्ट्रक्चर खड़ा करने का भी इसमें बात की गई, और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम और वर्चुअल लैब, इन दोनों की बात भी साथ साथ इसमें कही गई है। शिक्षा का महत्वपूर्ण एक, बहुत ही अत्यंत सबसे महत्वपूर्ण बात तो में एक है कि अध्यापक शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग जिसको आजकल कहते हैं, तो इस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है
बहुत डिटेल है, मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन बीएड का पाठ्यक्रम 4 साल का आगे धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से होगा और 2030 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम बीएड का 4 साल का रहेगा। यानी जो बीएड के कॉलेज चलते हैं उसमें 4 साल का पाठ्यक्रम होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर 1 साल 2 साल के पाठ्यक्रम चल सके। कि किसी ने बीए किया और बाद में बीएड करने की इच्छा हुई तो वह यूनिवर्सिटी में उसकी व्यवस्था हो 1 साल 2 साल की, ये भी साथ साथ रहेगा। लेकिन प्रमुख जिसको वास्तव में शिक्षक बनना है, तो 10th के बाद वो सीधे 4 साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। तो इस प्रकार का प्रावधान भी इसमें साथ साथ किया गया है। और जिसको हम कहें कि जो समावेशी शिक्षा, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग छात्र, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्र, इन सब के बारे में भी इसमें महिलाओं की शिक्षा, तो पहली बार महिलाओं की शिक्षा के लिए जेंडर समावेशी कोष बनाने की, यानी जेंडर इंक्लूजन फंड, ये पहली बार स्वतंत्र भारत में बनेगा, इसकी बात भी की है। ये पिछड़े वर्ग और पिछड़े एरियाज है, उसमें शिक्षा के लिए SEZ विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा, ये भी प्रावधान करने की बात इसमें की गई है। और पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष धनराशि का कोष सुनिश्चित करने की बात भी साथ साथ इसमें कही है। और ऐसे विशेष क्षेत्र है जो पिछड़े क्षेत्र है, वहां क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से जो संस्थान है, बड़े संस्थान, अच्छे संस्थान, इसको स्थापित करने की बात भी साथ साथ ही की रही है। मैं बहुत वर्षों से कहता हूं कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र में IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऐसे संस्था स्थापित होते हैं तो उस क्षेत्र का भी विकास होता है और वहां के बच्चे भी आसानी से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये बात भी इसके साथ साथ की गई है। स्कॉलरशिप में भी उनकी बढ़ोतरी की जाएगी, नए छात्रावास की बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी अनेक बातें इसमें की गई है। वोकेशनल एजुकेशन का जो शुरुआत में मैंने विद्यालय शिक्षा के साथ जोड़ा था, साथ साथ ये कहा गया है कि 2025 तक 50%, 50% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ाई करें और वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाने की बात साथ साथ कही गई है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। और इस वोकेशनल एजुकेशन की दृष्टि से क्योंकि कई विषय जुड़ते हैं, तो ऐसे जो जो संबंधित मंत्रालय है उसके एकीकरण की बात, साथ मिलकर काम करने की बात, इसके लिए कमेटी बनाने की बात भी की गई है। और भारतीय ज्ञान, जैसे शुरू में मैंने कहा, ये तो इस शिक्षा का मूल आधार है। साथ साथ नैतिक मूल्यों की बात, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास की बात भी की है। संवैधानिक मूल्य, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, इन सब का भी समावेश ठीक ढंग से हो, ये भी बात कही गई है। उच्च शिक्षा के स्तर पर सामाजिक सेवा, पर्यावरण, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, इसका क्रेडिट कोर्स बनाकर चलाया जाए, ये भी बात की गई है। तो इस प्रकार की नैतिक मूल्यों की बात भी इस शिक्षा व्यवस्था में की गई है। तो इस प्रकार की एक बहुत समग्र दृष्टि से इस पूरी नीति में विचार हुआ है, ऐसी बात मेरे ध्यान में आ रही है। लेकिन मैं फिर से विनती करके मेरी बात पूरी करता हूँ, फिर आपको कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कि 6 दिन का जो हमारा ये चिंतन कार्यक्रम चलने वाला है व्याख्यानमाला का, वो हर दिन के विषय के बारे में आप अच्छे अध्ययन करके, नीति का अध्ययन करके इसमें सम्मिलित होंगे तो काफी आपको लाभ होगा। आप अच्छी तरह से और समझ पाएंगे और इसमें से प्रश्न भी खड़े कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से हम विचार करें, नीति का एक एक शब्द का अध्ययन अच्छी तरह करें, ऐसी सब आप सबके प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत ही सारगर्भित तरीके से उसके सभी आयामों पर अपने अपने विचार रखे। अभी आप जो जीवंत प्रसारण हो रहा है फेसबुक पेज के माध्यम से, देश भर के कई सारे शिक्षाविद, शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक सभी आपको सुन रहे हैं और आपके परिश्रम को दशकों से सभी जान रहे हैं। आपने शिक्षा में एक नए विकल्प के प्रारूप के रूप में एक पुस्तिका तैयार की थी, जिस पुस्तिका का अधिकांश सुझाव के रूप में इसमें प्रेषित किया गया था और इस नई शिक्षा नीति में उसका समावेशन देखने को मिल रहा है। फिर भी कुछ जिज्ञासाएं हैं श्रोताओं की, दर्शकों की,
कुछ प्रश्न आए हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों को छांट करके हमने तय किया है कि सभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो। इस दृष्टि से एक प्रश्न आया है भाई साहब कि नई शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो आपकी दृष्टि में क्या है? देखिए, मैंने शुरू में कहा गया है कि जो बेसिक बात कहे, बाकी तो बहुत बड़े बदलाव है। मुझे लगता है कि श्रोता शुरू में शायद देर से आए होंगे कि शिक्षा नीति का मूल आधार है वो भारतीयता है, भारतीय दृष्टि है, ये महत्वपूर्ण बात। दूसरा, मंत्रालय का नाम जो बदल किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से शिक्षा मंत्रालय किया गया, वो महत्वपूर्ण बात है। और इस शिक्षा नीति में समग्रता की सर्वांगीण और एकात्मक दृष्टि है, ये इस नीति की विशेषता है। तो ये महत्वपूर्ण 3-4 बातें हम कह सकते हैं। एक भाई जी और प्रश्न है एक दूसरे श्रोता के कि एक और तो भारत सरकार ने जो ये नई शिक्षा नीति लाई है, इसमें भारतीयता के समावेशन को दिखाते हुए भारतीय संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में प्रयासरत है। दूसरी ओर विदेश के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, उनके कैंपस खोलने की बात कही गई है कि भारत में उनको कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। तो क्या हम फिर से दोबारा उसी जो निजीकरण की जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्या उस ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं? और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों ने जो मिशनरी शिक्षा व्यवस्था लागू की थी, कहीं दोबारा उसका पुनरागमन तो नहीं हो जाएगा? ऐसा है कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि जो श्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालय देश दुनिया के, उसी को प्रवेश की बात की गई। दूसरा, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में ज्ञान के आदान प्रदान की कभी हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है। हमने ज्ञान के आदान प्रदान की बात तो दुनिया भर में की है और दुनिया भर को हमने ज्ञान दिया है। तो इस दृष्टि से ज्ञान के आदान प्रदान पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो, उनकी जो चिंता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो विश्वविद्यालय कौन सी बात पढ़ाते हैं, उस पर हमारी ध्यान दृष्टि रहनी चाहिए। वो अपनी कक्षाओं में क्या बात कर रहे हैं, उस पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मैं इस प्रश्न जो पूछ रहे हैं इस विद्वान वक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो आशंका लगती है और जो बातें इसमें मानक के रूप में रखनी चाहिए सरकार ने, ऐसे सुझाव आप तैयार करके सरकार को भी भेजिए और हमारे पास भी भेजिए, तो हम भी इसका प्रयास करेंगे और आप भी सीधे सरकार के पास भेज सकते हैं। तो ये चिंता आपकी वाजिब है और इस पर हमारा ध्यान पक्का रहना चाहिए शिक्षा जगत के लोगों का। जी भाई जी, एक प्रश्न जो उच्चतर शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि भारत सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना का जो प्रस्तावना रखी है, उसके माध्यम से एक दिशा दी है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय भारत की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में प्रतिबद्धता दोहरा रही है और कहीं ना कहीं संकल्पबद्ध है। लेकिन दूसरी ओर जो उच्चतर शिक्षा में जो अभी तक जीडीपी का जो खर्च होता है, 6% कोठारी आयोग से लेकर के जितने भी आयोग बने हैं, सबने सुझाव दिए थे। उसका क्रियान्वयन एक अलग प्रश्न है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन उस अभी वर्तमान में शिक्षा पे जो खर्च है उसका 4.49% खर्च हो रहा है। उसमें भी 0.69% ही सिर्फ अनुसंधान पे खर्च हो रहा है। उस 0.69% का 82% सिर्फ खर्च हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इनोवेशन में। तो जो समाज विज्ञान और मानविकी है, जिसको बहुत बल दिया गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, भारतीय मूल्यबोध, दर्शन, ज्ञान परंपरा को केंद्र में रखा गया है, तो क्या हम ये नहीं समझ सकते हैं कि ये जो बजट का असंतुलन है, वो कहीं ना कहीं जो भारत की जो अमूर्त शोध परंपरा रही है, वैचारिक शोध और भौतिक शोध, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य की आवश्यकता है? समझ गया जी। इसमें बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। तो इस दृष्टि से ये जो उच्च शिक्षा के स्तर पर भी आज देश में, जैसे हमारा देश में अपवाद है दुनिया में शायद, कि तकनीकी शिक्षा के संस्थान है, वहां तकनीकी विषय के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा दुनिया में शायद कहीं नहीं है। तो ये मानवीय की, हमारे भाषा के विषय, ये सबको भी तकनीकी संस्थान में पढ़ाने की बात साथ साथ कही गई है। और जो शोध संस्थान है उसमें ये समग्र दृष्टि का भी उल्लेख इसमें किया गया है
कि इसमें मानविकी के सारे विषय को भी, समाज विज्ञान के विषयों को, इसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात इसमें जरूर कही गई है। और शोध संस्थान बढ़ाया है तो इसका खर्च निश्चित रूप से बढ़ेगा, मैं मान रहा हूँ। तो आर्थिक जो बात है वो भी प्रगति करेगी, और साथ साथ शोध की बात जो है ना, कि तकनीकी साइंस टेक्नोलॉजी में भी हमारे यहाँ शोध कितना हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। पैसा की बात थोड़ी छोड़ दीजिए, लेकिन अन्यथा हमारे यहाँ शोध ही वास्तविक रूप से नहीं हो रहा है। वो पीएचडी की डिग्री अधिकतर हो रही है। तो इस दृष्टि से व्यवहारिक शोध कार्य हो और सभी विषयों पर समान रूप से हो, इसको इसमें शोध संस्थान जो बनेंगे उसमें प्रावधान रखा गया है कि सभी विषयों पर इसमें काम होगा और सभी का समन्वित विचार होगा। इसमें भी एक समग्रता की दृष्टि है। तो ये विचार इसमें हुआ है। और शैक्षिक संस्थानों में भी, जब तकनीकी संस्थानों में भी मानविकी और समाज विज्ञान के विषय भी पढ़ाना प्रारंभ होगा, तो स्वाभाविक उनकी प्राथमिकताएं बढ़ेगी। तो इस दिशा में ये कदम मुझे लगता है आगे बढ़ेंगे जरूर से। जी भाई जी, एक प्रश्न है इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन को लेकर के। कहा गया है कि अभी तक जितने भी जितनी भी समितियां बनी है, जितनी भी नीतियां आई हैं भारत के आजादी के बाद, जो शिक्षा नीतियां बनी है, सब में व्यवहारिक बातें तो कही गई है नीतिगत स्तर पर, लेकिन उसके क्रियान्वयन पे हम पिछड़ गए हैं कहीं ना कहीं। तो 6% शिक्षा के बजट का खर्च करने के बाद तो पूर्ववर्ती नीतियों में भी कही गई है, लेकिन इस नीति के क्रियान्वयन से आप कितना संतुष्ट है? कैसे लगता है, आप कैसे आशान्वित हैं कि ये सरकार जो है इस नीति को कहीं ना कहीं व्यवहारिक धरातल पर उतार सकेगी? देखिए, उसमें जब क्रियान्वयन की बात है तो उसमें मात्र सरकार का रोल नहीं है। क्रियान्वयन बहुत कई स्तर पर करना पड़ेगा हम लोगों को। मैं कई विश्वविद्यालय में इन दिनों में व्याख्यान के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इस पर काफी बल दे रहा हूँ। केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर क्रियान्वयन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शोध संस्थान से लेकर नए नए संस्थान बनाने की बात की गई है। तो वो कितने समय में गठित होंगे, इसका एक टाइम बाउंड प्लान बनना चाहिए। तो जो जो केंद्र सरकार का दायित्व वो केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए। दूसरा, मुझे एक दो शिक्षा मंत्रियों ने कहा कि उनको सूचना मिल गई है कि राज्य स्तर पर भी क्रियान्वयन की एक समितियां बने। तो ये बहुत अच्छी बात शुरुआत हो गई है कि राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की बात हो, क्योंकि क्या स्थिति, राज्य की, हर राज्यों की अलग अलग स्थिति है। सबको एक डंडे से हम नहीं चला सकते। मान लो कि कोई बात कही गई नीति में 2023 तक ये पूरा करना है, तो मान लो कि भाई कुछ राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, 2023 तक 22 तक पूरा कर लेंगे वो। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, वहां कहीं 2024 तक होगा, कहीं 2025 तक भी कार्य पूरा हो सकता है। तो इस दृष्टि से राज्यों की भी स्वतंत्रता, स्वायत्तता इसमें है। तो इसलिए राज्य के स्तर पर क्रियान्वयन होगा। इसी प्रकार हर विश्वविद्यालय में एक समिति बननी चाहिए। और मुझे बड़ा आनंद है कि प्रयास हो रहा है। तो मुझे 2 विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया कि भाई साहब, हम अगले 2 सप्ताह में हमारी समिति गठित कर लेंगे। तो हर विश्वविद्यालय स्तर पर समितियां गठित होनी चाहिए और हर महाविद्यालय स्तर पर समिति गठित होनी चाहिए। ठीक है, सबको पूरी नीति का क्रियान्वयन नहीं करना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पूरी नीति का क्रियान्वयन करना है। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा का क्रियान्वयन करना है। विश्वविद्यालय की समिति एक 10, 12, 15 पेज का ड्राफ्ट तैयार करके महाविद्यालय को भेजे और उनको कहे कि भाई आपको इस क्रियान्वयन की बात है, इस पर आपकी समिति, आपके सारे अध्यापक, आचार्य मिलकर विचार करें इसको हम महाविद्यालय में कैसे क्रियान्वयन करें। इसी प्रकार राज्य सरकार की समिति है, राज्य सरकार है, वो जिला लेवल पर क्रियान्वयन की बात शुरू करे। हर जिले का जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जो उचित व्यवस्था हो, ऐसी एक समिति बने और वो विद्यालय दृष्टि से क्रियान्वयन के बारे में, उस जिले के बारे में विचार करके हर विद्यालय तक वो बात पहुंचाए। कि मान लो विद्यालय स्तर पर एक 5-7 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजे कि भाई आपको इस बातों का क्रियान्वयन करना है, तो आप विद्यालय में सारे शिक्षक, अध्यापक मिलकर, प्राचार्य साहब, इसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे, इसका विचार करें। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों क्रियान्वयन की ठीक सिस्टम लगी। नीति बहुत अच्छी आ गई है,
लेकिन अच्छी नीति का क्रियान्वयन ठीक नहीं होगा तो ये नीति सिर्फ कागजों में रह जाएगी। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिन्होंने प्रश्न किया वो बहुत अच्छी बात कही कि हमारी समस्या ये है, पहली दो नीतियां ही, वो भी नीति तो अच्छी थी, कई आयोगों की अनुशंसाएं है, वो सब अच्छी है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होगा दुर्भाग्य से। तो क्रियान्वयन को शुरुआत ऊपर से लेकर नीचे तक, क्रियान्वयन की क्या बात करें कि मुझे व्यक्तिगत रूप से क्रियान्वयन क्या करना है, वहां तक विचार होना चाहिए, तभी ये नीति सफल होगी। जी भाई, एक आखिरी प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न मेरा है, तो ये आखिरी प्रश्न है श्रोताओं के द्वारा। उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अपने सीसेट आंदोलन के दौर में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने प्रकल्प प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, और उच्चतर शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हो, इसको दृष्टि में रख करके यह संस्थान प्रतिबद्धता अपनी दोहराते रहता है, अपना कार्य करते रहता है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष की जो भारत लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी, उसका जो परिणाम आया है, उस परिणाम में जो शीर्ष स्थान है उसमें भारतीय भाषाओं के माध्यम से जिन्होंने परीक्षा दी है, उसमें शायद एक दो लोग ही ऐसे होंगे जो आईएएस या आईएफएस बनने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं 100 रैंकिंग जो है उसमें इस तरह से आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं। तो क्या हम आज भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से क्या हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आने वाले समय में भारत के लोग भारतीय भाषाओं में परीक्षा दे करके सिविल सेवक बन सकते हैं? ऐसा न कि सिर्फ सरकार व्यवस्था करे इससे नहीं हो जाएगा। हम भारतीय भाषा के प्रेमी लोगों ने भारतीय भाषाओं की गुणवत्ता कैसे बढ़े इसका विचार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषी राज्य है, वहां के विगत 3 सालों के परिणाम बहुत भयानक है। हिंदी में लाखों विद्यार्थी नापास हो रहे हैं। इस साल भी 7 लाख से अधिक छात्र हिंदी में नापास फेल हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी भाषा की गुणवत्ता अच्छी बने, इसके लिए हम सब क्या प्रयास करें। उसके लिए सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगी। सरकार अनुदान दे देगी, सरकार आदेश निकाल देगी, लेकिन काम तो हम शिक्षकों का अधिक से अधिक है, वो कि भाषा की गुणवत्ता बच्चों की अच्छी बने और भाषा के बारे में बच्चों की प्रतिबद्धता हो। ये काम, ये हमारा काम है। आज कई बार प्रश्न आता है उच्च शिक्षा के स्तर पर जब भारतीय भाषाओं पे बात आती है तो एक ही प्रश्न उठाते हैं। मैं पिछले 10 साल 15 साल से ही सुनता हूं कि पाठ्य पुस्तकें नहीं है, करिकुलम नहीं है भारतीय भाषाओं। तो मैंने कहा पाठ्य पुस्तक कौन कोई ऊपर से आकर बना देगा क्या? हम जो विषय के जिस विषय के आचार्य है, अध्यापक है, क्या हमने अपने विषय की उच्च शिक्षा स्तर पर जो विशेष करके है कि हमने अपने विषय की एक पुस्तक श्रेष्ठ भाषा में लिखी क्या? और इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण पुस्तक हम लिखे कि अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे भी वो हमारी पुस्तक पढ़े। तो जब तक इस प्रकार हमारी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य हम नहीं करेंगे और भाषाओं के बारे में हमारी प्रतिबद्धता जब तक नहीं आएगी, तब तक हमारी भाषाओं का विकास मुश्किल है। सरकार का कुछ दायित्व है जरूर, इसमें मैं अस्वीकार नहीं करता हूं कि सरकार हर स्तर पर भारतीय भाषाओं का विकल्प देना प्रारंभ करे कम से कम, लेकिन जो जमीन पर आधारभूत काम है वो तो हम लोगों ने करना है। तो इस पर अधिक चिंतन विचार करने की आवश्यकता। भाई जी, एक प्रश्न मेरा भी है एक श्रोता के नाते। पूरा देश आपसे शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों को लेकर के एक उम्मीद की दृष्टि से आपके साथ देखता है, आपको देखता है। और ये नई शिक्षा नीति आई है, आपने सही कहा कि इसका क्रियान्वयन कितना सफल होगा ये भविष्य का विषय है, उसमें समाज की सहभागिता भी अनिवार्य है। लेकिन इस नीति से, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आप कितने संतुष्ट हैं? मैंने तो सारा विषय रखा है, तो इससे आपको अनुभव आ जाना चाहिए था, अंदाज आ जाना चाहिए था। देखिए, 100% किसी की बात नहीं हो सकती। हमारे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री भी चाहे कि मेरी बात 100% आ जाए, मेरे विचार है वो नहीं संभव है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, इतने प्रकार है, ये सबका संतुलन बिठाना है इस नीति में।
और मेरी बात सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा विचार भी नहीं चलता है। तो इस दृष्टि से, लेकिन मुझे बहुत आनंद है इस नीति का कि जो बातें वर्षों से लोग, शिक्षा जगत के लोग चिंतित थे जिन जिन बातों पर, जो भारतीयता की बात, बाकी सारी बात अनेक बार चर्चा करते रहते थे वर्षों से, इन सब की अपेक्षा पर ये नीति शायद खरी उतरेगी, मुझे लगता है। इस दृष्टि से ये नीति काफी कुछ ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि क्रियान्वयन पक्ष ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर हम बहुत ध्यान बहुत केंद्रित करें और बहुत इस बहुत दिशा धन्यवाद। में पहल करें, तो मुझे लगता है कि ये नीति सार्थक, सफल तो है ही, अभी सफल नीति आ गई, लेकिन सार्थकता भी होगी उस नीति। तो इस दिशा में हम सब प्रयास करें। और एक बात और मुझे जोड़नी है, मेरे बोलने में कहीं चूक हो गई इस बात की, इसलिए जोड़ रहा हूं कि इस नीति की चर्चा में विद्यार्थियों की भी सहभागिता उतनी ही आवश्यक है कि विद्यार्थी भी इस नीति को समझे। और जब व्यक्ति समझेगा तो फिर उनकी प्रतिबद्धता भी स्वाभाविक हो जाती है कि भाई हम लोगों को पूछ रहा जा रहा है, हमारी बातें सुनी जा रही है, हमको इस सहभागिता की जा रही है। तो इससे उनके मन में भी आता है कि नहीं नहीं, इस नीति में हमको भी कुछ करनी है। तो शिक्षक कितना भी प्रयास करे, विद्यार्थी अगर स्वीकार ही नहीं करेगा तो कैसे सफल होगा। तो विद्यार्थियों का भी मानस इसके लिए तैयार हो जाए, इसका भी साथ साथ प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों की भी सहभागिता इसमें नीति की चर्चा में करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नीति काफी अच्छी और सफल हो जाएगी और देश को बदलने में बहुत बड़ा योगदान इसका होगा। तो इस दिशा में हम सब प्रयास प्रतिबद्धता पूर्वक करें, ऐसी अब सबसे प्रार्थना। और आप सब प्रतिभागियों ने मुझे आपके समक्ष विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया और विद्वान प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे, इसलिए आप सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध आयामों पर आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपने मत को रखा, अपनी दृष्टि को रखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन प्रश्नों के माध्यम से, जो प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से आपने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो व्यवहारिक पक्ष क्या हो सकता है, इसके क्रियान्वयन की दृष्टि क्या हो सकती है, वो भी दृष्टि आपने दे दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी श्रोताओं और दर्शकों को बहुत बहुत एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे जानकारी है कि बहुत सारे प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछे हैं, तो उन प्रतिभागियों के मन में आया होगा कि हमारे प्रश्न को तो आपने प्रस्तुत राजेश्वर जी ने नहीं किया और आपने उत्तर भी नहीं दिया, क्योंकि राजेश्वर जी ने प्रस्तुत नहीं किया इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके जो प्रश्न है आगे के जो 5 दिन है, तो हर विषय जब होगा तब उससे संबंधित प्रश्न पूछिए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उस वक्ता उसी से संबंधित बात करेगा सारी। इसलिए आपके प्रश्न है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कोई दरकिनार नहीं किया है, इस प्रश्नों को संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप 5 दिन के प्रश्न तैयार करके रखिए धीरे धीरे, और विषय के अनुरूप प्रश्न पूछिए। 4 दिन विषय के अनुरूप होगा, और फिर भी कोई प्रश्न बाकी रह गए तो 5वें दिन फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो इस दृष्टि से आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उसका संज्ञान लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का जो विषय होगा अपने इस व्याख्यान श्रृंखला का, उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विद्यालयी शिक्षा संबंधी प्रावधान है, उन प्रावधानों पर विमर्श किया जाएगा। और उसमें हमारे जो वक्ता होंगे आदरणीय श्री देशराज शर्मा जी होंगे, जिन्होंने अपने अनुभव और सिद्धांतों में सामंजस्य के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में एक अभूतपूर्व परिवर्तन करके दिखाया है कि अगर दृष्टि, नीति और नियत सही हो तो कुछ भी किया जा सकता है। कल हम उनको सुनेंगे एक नई श्रृंखला में, कल के व्याख्यान में विद्यालय शिक्षा से संबंधित प्रावधानों में। आप सभी अपने प्रश्नों को संजोए रखें और विषयानुसार आप 5 दिन सहभागिता करते रहें। और जो भी प्रश्न, जो भी जिज्ञासाएं आपकी रह जाएंगी, वो अंतिम दिन जो व्याख्यान होगा, समापन सत्र का व्याख्यान, उसमें माननीय अतुल भाई जी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।